This conference will now be recorded. रैंक कोरिलेशन मोस्टली तब ज्यादा यूजफुल होता है जब एट्रीब्यूट्स गिवन हो, मतलब क्वालिटेटिव डाटा गिवन हो। अब उस क्वालिटेटिव डाटा के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाहोगे तो रैंक कोरिलेशन एक बेस्ट अप्रोच समझी जाती है। जब एट्रीब्यूट्स गिवन हो या क्वालिटेटिव डाटा गिवन हो तो उस वक्त रैंक कोरिलेशन एक बेस्ट अप्रोच समझी जाती है। या इंफॉर्मेशन वैल्यू, हर डाटा की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हो कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर भी लेना होता है, मल्टीप्लाई भी करना होता है एक्स वाई को। जब वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाएं तो कैलकुलेटर में वो इतनी ज्यादा सूटेबल ना हो फिट, तो तब भी रैंक कोरिलेशन एक बेस्ट अप्रोच होती है। कब कब ये रैंक कोरिलेशन बेस्ट अप्रोच होती है? एक एट्रीब्यूट के केस में। एट्रीब्यूट्स के केस में मतलब जब क्वालिटेटिव डाटा होता है, आपको पता है उसकी अप्रोच तो न्यूमेरिकल में वो मेजर नहीं करते, तो हम उसकी फिर रैंकिंग करते हैं। और दूसरी अप्रोच इसलिए होती है कि आपके पास जब इंडिविजुअल वैल्यू बहुत बड़ी हो, इंडिविजुअल वैल्यूज आर वेरी लार्ज। ओके की बात। तो ऐसी सिचुएशन में हम रैंक कोरिलेशन की अप्रोच इस्तेमाल कर लेते हैं। मेन एट्रीब्यूट्स का केस आता है, ये वो बहुत रेयर केसेस में ये लिखा जाता है। लेकिन रैंक कोरिलेशन में हम करते क्या है? हम रैंकिंग कर लेते हैं। आपको याद होगा रैंक कोरिलेशन को फाइंड करने के भी दो तरीके हैं। रैंक कोरिलेशन को फाइंड करने के भी दो तरीके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैंक कोरिलेशन को फाइंड कैसे किया करें। एक अप्रोच विद रैंक कोरिलेशन फार्मूला। रैंक कोरिलेशन का एक अपना फार्मूला है, विद रैंक कोरिलेशन फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? R is equal to 1 minus 6 summation d square over n into n square minus 1. 1 minus 6 summation d square over n into n square minus 1. इस अप्रोच को बाद में भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि आप लोग रैंक बनाकर कोरिलेशन का फार्मूला पुट कर दो, सिंपल कोरिलेशन का। कोरिलेशन फार्मूला अप्लाई ऑन रैंक्स, मतलब सिर्फ रैंक बनाओ, रैंक बनाकर सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला पुट कर दो, या वही रैंक्स कैलकुलेटर में पुट कर दो, तो आपके पास फिर भी रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। यानी रैंक्स का कोरिलेशन फाइंड कर लोगे और आंसर दोनों का सेम आता है। दोबारा सुने कि या तो आप सिंपल जो कोरिलेशन का एक अपना फार्मूला है वो आप इस्तेमाल कर ले, या दूसरी सूरत यह है कि आप रैंक बनाकर सिंपल उसको कैलकुलेटर में पुट कर दें, या जो रैंक्स बनाए हैं उसको एक्स वाई समझ के कोरिलेशन फाइंड कर ले। एक क्वेश्चन करते हैं इन दोनों फार्मूला से और चेक करते हैं कि क्या इन दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं आता। जी जनाब, क्वेश्चन लिखे।
हमारे पास x है, थर्टी, 40, 20, 70, 10 और 50, और y हमारे पास है 100, 90, 50, 80, 70 और 20। वो कहते हैं जनाब इसके रैंक कोरिलेशन फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? रैंक कोरिलेशन। हम इसकी दो अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। पहली अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि और पेपर में आपने कोई एक अप्रोच इस्तेमाल करनी है, दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल नहीं करनी। पहली अप्रोच ये है कि हम फार्मूला लगाएं 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर -1, जो फार्मूला इसका अपना। पहले रैंक बनाओ। रैंक बनाने के दो तरीके हैं। सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक देना शुरू कर दो, या सबसे छोटी वैल्यू को रैंक देना शुरू कर दो। और पेपर में कभी कभी वो खुद आपको रैंक बनाकर दे देता है। दोबारा सुनिएगा प्लीज, कि रैंक बनाने के लिए या सबसे छोटी वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है या सबसे बड़ी वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेपर में अगर वो रैंक बनाकर दे दे तो ठीक है, नहीं तो हम बना लिया करेंगे। हम सबसे बड़ी वैल्यू की अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू 70 है, हमने उसको रैंक 1 दे दिया। फिर उससे अगली वैल्यू 50 है। जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जाएगी रैंक बढ़ता जाएगा। उसके बाद 30 है, उसके बाद 20 है, और उसके बाद 10 है। ये हमने x के कॉलम की रैंकिंग कर ली। ये बात सबको क्लियर है? फिर हम कर लेते हैं y की रैंकिंग। y की रैंकिंग भी वही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 1, फिर उससे छोटी वैल्यू 2, फिर उससे छोटी वैल्यू 3, 4, 5 और 6। गॉट इट? किसी को रैंक बनाना अगर समझ ना लगी हो तो पूछ सकता है। डन? आगे चले। आगे हम फाइंड करते हैं डी। डी किसके बराबर होता है? दोनों रैंक का डिफरेंस। 4 - 1, 3 - 2, 5 - 5, 1 - 3, 6 - 4 और 2 - 6। डन? फिर हम लेंगे डी स्क्वायर। 9, 1, 0, 4, 4 एंड 60। खत्म होगी बात। यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं रैंक कोरिलेशन का। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर -1, राइट? 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है? 34। समीशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है? 34 ओवर n हमारे पास है 6
into 36 minus 1 1 minus, हाँ जी, 6 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आता है 204 और 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो वो आता है 210। 1 माइनस 204 को 210 पे डिवाइड कर दो 0.97 0.03 पॉजिटिव वीक कोरिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव वीक कोरिलेशन आ रहा है। ओके होगी बात। अब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं। मतलब इन रैंक्स को, रैंक्स के ऊपर आपने कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई कर देना, यानी जो दो आपके पास रैंक गिवन है, वैसे तो आप कैलकुलेटर की अप्रोच इस्तेमाल करोगे, जो रैंक ऑफ एक्स है वो ले लो, रैंक ऑफ वाई ले लो, इसके ऊपर कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई कर दो 435 435, मैं ऊपर जो रैंक है वही ले रहा हूं 162 12 5346 53। कोरिलेशन का फार्मूला वैसे तो अभी मैं आपको समझा देता हूं, वैसे हम कैलकुलेटर से ही फाइंड करेंगे। कोरिलेशन का फार्मूला आपको याद होगा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर। अभी तो फार्मूला हमें बड़ा लगेगा, लेकिन कैलकुलेटर में अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम कोरिलेशन कैलकुलेटर से भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर रैंक बनाकर कोरिलेशन में पुट करोगे तो वो आपके पास रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। और अब इसमें अगर हम पुट करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर हमें एक कॉलम चाहिए, एक वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए और एक एक्स वाई का कॉलम चाहिए। एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 9 25 136 और 4, वाई स्क्वायर 1 4 25 9 16 और 36। ओके होगी बात। एक्स वाई आ जाएगा 4 6 25 3 24 और 12। लो मेरे भाई, ये वैल्यूज अपने अपने कैलकुलेटर में यानी फार्मूले में पहले पुट करो, फिर कैलकुलेट करो कि आंसर बराबर आ रहा है या नहीं। और जिसको कैलकुलेटर में पुट करना आता है वो तो सिर्फ रैंक्स को कैलकुलेटर में पुट कर देगा, उसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हो गया सॉल्व। जीरो 0.03 आ रहा है सबका ही। ये वैल्यूज देखें जरा, अगर कोई वैल्यू गलत लिखी जाए तो बता देना।
ये 91 ही आएगा ना। सिक्स इंटू 91 -21 का स्क्वायर अंडर, तो 0.03 ही आएगा। ओके की बात, ये आप सीधा कैलकुलेटर में पुट कर दे, रैंक बनाकर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हो ना सिंपल कोरिलेशन, तो कोरिलेशन का फार्मूला लगाकर सॉल्व करोगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आ जाए ना टाइड रैंक्स, जो कि अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाकर फिर करवाऊंगा, टाइड रैंक के केस में हमें कोरिलेशन की अप्रोच बेस्ट लगेगी। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपने एक कोरिलेशन के फार्मूले से भी उसको सॉल्व करना है, फिर रैंक्स को कैलकुलेटर में पुट करके भी सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से फार्मूला अप्लाई नहीं करना आप, क्योंकि हम पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखें जरा, एक्स मेरे पास है 15, 12, 19, 35, 29, 40। वाई मेरे पास है 100, 120, 150, उसके बाद है 110, 90 और 70। दोनों अप्रोचेस से रैंक कोरिलेशन का फार्मूला भी लगाएं और फिर कैलकुलेटर में रैंक बनाकर भी पुट भी करें। जल्दी करें जरा और आंसर निकालें कि कितना आ रहा है। हाँ जी, हो सकता है गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन पेपर में हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। अभी प्रैक्टिस की हद तक ये करवा रहा हूं, जल्दी कर लें, 5 मिनट में सॉल्व करना है इसको। उर्वा का आंसर आ गया है, लेकिन उर्वा बेटा आपने दोनों अप्रोचेस से करना है, दोनों अप्रोचेस से देख करके बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। आंसर चेंज आना शुरू हो गए हैं। यहां पर मैं रैंक बना देता हूं।
तब तक बाकी लोगों के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। अपने अपने रैंक वेरीफाई कर लें। ज्यादातर आंसर आ रहा है -0.6। आपने दोनों अप्रोचेस से कर लिया है या अभी एक से किया है? दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल किए हैं, सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, जरा गौर फरमाएं, कुछ लोग ये फार्मूला इस तरह से लिख बैठते हैं जिस तरह ये गलती हो जाती है। कैलकुलेशन करते हुए कुछ लोग इस फार्मूला को गलत अप्लाई कर देते हैं, ये गलत है। 1 पहले है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 पे डिवाइड नहीं हो रहा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस दोनों रैंक का डिफरेंस ले लेते हैं। 1 4 3 1 2 5, डी का स्क्वायर ले लेते हैं। 1 16 9 1 4 और 25। डन। आ जाओ जरा, फार्मूला हमारे पास है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 डी स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? डी स्क्वायर का सम 56 ओवर 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1। ओके की बात? पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? -0.6। जिसने गलती किया है मुझे लगता है 1 को ऊपर ले लिया है। 6 को 56 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, 6 को 35 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाकी कैलकुलेटर में पुट करके भी आपका आंसर यही आ रहा है। नेक्स्ट आ जाए फिर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट टाइड रैंक्स का। इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। ईशा का आंसर चेंज आ रहा था बाकियों से, तो ईशा बताएं आपको बात की समझ लग गई है या नहीं अभी तक? बाकी सबका आंसर ठीक था, अच्छा हो गया क्लियर। चले जी, टाइड रैंक में होता क्या है, और इसमें जो हमारी रैंक वाली अप्रोच है वो ज्यादा बेस्ट होती है, अदरवाइज ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन में वो टाइड फाइंड करवाने के लिए आप पूछा जा सकता है, इसलिए हमें यानी चीजें सीखनी तो सारी पड़ेंगी। अब जरा गौर फरमाए, हमारे पास सपोज दैट x है और y है। x हमारे पास है 40 30 70 40 50। सपोज ये 5 वैल्यूज। y हमारे पास है 10 40 20 फिर 30 फिर 20। सपोज अब इसमें हम देखेंगे कि रैंक्स कैसे बनाते हैं। रैंक बनाना आप लोगों को आते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम ये अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि जब वैल्यूज रिपीट हो रही हूं तो फिर हम अपने रैंक कैसे बनाते हैं।
एक्स के रैंक बनाना शुरू करते हैं जरा। सबसे बड़ी वैल्यू 70 है तो उसको 1 कह दिया, फिर 50 है उसको 2 कह दिया, फिर 40 है 2 बार। तो कभी भी किसी रैंक को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ये बात याद रख ले। अब ये नहीं कुछ कह सकते कि मैं ये रैंक छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी वैल्यूज आएंगी सबके सीक्वेंस के साथ में रैंक चलते जाएंगे। जैसे अब 40 आया है, फिर 40 आ गया, तो एक 40 का रैंक 3 होगा, दूसरे, ये मैं अलग से वर्किंग कर रहा हूं, और दूसरे का होगा 4। अगर तीसरे नंबर पर भी 40 आ जाता, चौथे नंबर पर भी 40 आ जाता, हम 3 4 5 6 लिखते जाते। जितनी रिपीटेड वैल्यूज के रैंक आ रहे होंगे उन रैंक्स को लेकर उनकी एवरेज ले लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, जो जो रिपीटेड वैल्यूज के रैंक आ रहे होंगे वो रैंक लेकर उनकी एवरेज ले लेंगे। जैसे कि 40 के रैंक आ रहे थे, एक 40 का तीसरा, अगले का चौथा, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका 3.5 रैंक। तो इसको भी 3.5 रैंक देना है और इसको भी 3.5 रैंक देना। नेक्स्ट रैंक जो हमारा होगा वो इस 4 के बाद वाला होगा, क्योंकि 4 तक रैंक 40 के हैं। ये जितने भी रैंक अलॉट हो चुके हैं उससे अगले नंबर का रैंक स्टार्ट करेंगे, तो 30 का रैंक 4 नहीं आएगा बल्कि 5 आएगा, क्योंकि 3 और 4 तो 40 में रैंक आ चुके हैं। ये बात समझ लगी कि जब भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी, जब भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी, हमने क्या करना है, रिपीटेड वैल्यूज के सारे रैंक एज इट इज ले लेंगे, फिर उन सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? अब y के रैंक भी बना लेते हैं जी। सबसे बड़ी वैल्यू है 40, फिर है 30, फिर उसी तरह से 20, और 20 की वैल्यूज में वही दो वैल्यूज आ रही हैं, तीसरा रैंक और चौथा रैंक। सेम उसी तरह 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये भी 3.5 आ जाएगा और ये भी 3.5। नेक्स्ट रैंक हमारा 5 बनेगा। डन होगी यहां तक बात? अब रैंक बनाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल कोरिलेशन के फार्मूले में पुट कर दें या कैलकुलेटर में पुट कर दें। सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर लें या कैलकुलेटर में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप ये कैलकुलेटर में पुट करके मुझे आंसर बताएं। कैलकुलेटर में पुट करके, फार्मूला अप्रोच इस्तेमाल नहीं करनी, कैलकुलेटर में पुट करें या सिंपल कोरिलेशन के फार्मूले में पुट करके आंसर बताएं कितना आ रहा है। जी जनाब, कोई पुट कर रहा है? हाँ जी जनाब, आंसर तो आ रहे हैं और सबके ही सेम ही है। -0.526 -0.526। एग्जाम के अंदर फिलहाल आपने ये अप्रोच इस्तेमाल करनी है। जो दूसरी अप्रोच है वो थोड़ी टेक्निकल है। इसके अंदर हम डी फाइंड कर लेते हैं। अब मैं सेकंड अप्रोच पे जा रहा हूं। डी स्क्वायर डायरेक्ट, डी पहले फाइंड करके उसका स्क्वायर भी लेते जाओ, मतलब इनका डिफरेंस लेकर स्क्वायर भी लेते जाओ डायरेक्ट। 3.5 - 5, जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर ले लो, 2.25। फिर 5 में से 1 माइनस किया
4 आ गया, 4 का स्क्वायर ले लिया, 1 में से 3.5 माइनस करो और उसका स्क्वायर ले लो, 6.25, 3.5 में से 2 माइनस कर दो, 2.25, स्क्वायर भी लेते जाओ, 2.25 लो मेरे भाई, डी स्क्वायर तो आ गया हमारे पास। लेकिन टाइड रैंक के केस में एक बात जरा ध्यान से सुने, जो फार्मूला होता है ना 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस टाइड फैक्टर को भी ऐड किया जाता है। किसको ऐड किया जाता है? टाइड फैक्टर को। इसलिए हम इस फार्मूले की अप्रोच का हम इस्तेमाल करते हैं। टाइड रैंक का एक फैक्टर आता है, वो भी ऐड किया जाता है जब वैल्यूज रिपीट हो रही हो। बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ टी टाइड फैक्टर होता है। अब वो लिख लें, वो होता है 1/12 टी क्यूब माइनस टी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने ना वो अप्रोच यहां पर इस्तेमाल करनी है, लेकिन मैंने ये आपको बात सिखानी जरूर थी। अब ये टाइड फैक्टर कैसे आता है? 1/12 टी का मतलब होता है कि आपका कौन सा रैंक रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो जो रैंक आपके नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे होंगे, चाहे वो एक्स में होंगे चाहे वो वाई में होंगे, उसके ऊपर ये फैक्टर लगाते जाओ और सारे फैक्टर्स को ऐड कर लो। जैसा कि एक्स के रैंक में वैल्यूज रिपीट हो रही है 3.52 टाइम, तो 2 का क्यूब माइनस 2, टी स्टैंड फॉर कि जितनी दफा जितने टाइम वैल्यू रिपीट हो रही है, प्लस फिर चाहे एक्स में चाहे वाई में जितने भी टाइड फैक्टर आएंगे सब के ऊपर ये अप्लाई होना है। अब मैं वाई की बात कर रहा हूं 1/12, उसमें भी एक वैल्यू 2 टाइम रिपीट हो रही है। खत्म होगी बात। कितनी वैल्यू आ रही है? 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। तो अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 6। समीशन डी स्क्वायर किसी ने फाइंड किया है? समीशन डी स्क्वायर किसी ने फाइंड किया है? 2.25 प्लस 16 प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 2.25 तो 29 आ रहा है। 29 प्लस टी जो हमने फाइंड किया है वो 1 आया है। टोटल वैल्यूज 5 हैं, 25 माइनस 1। लो जी, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू 30 ओवर 5 इंटू 24 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे 5 और 24 पे, कितना आ गया जनाब? और 1 में से माइनस कर देंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा। ओके की बात? जी जनाब। डन। अगर आप टाइड फैक्टर ना लेते ना तो आंसर आपका थोड़ा सा चेंज आना था। अगर आप टाइड फैक्टर ना लेते तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आना था। चैलेंज क्लियर होगी बात? तो आपने कैलकुलेटर की अप्रोच इस्तेमाल कर लेनी है पेपर में जब भी टाइड फैक्टर आए। सिर्फ टाइड फैक्टर आपको सिखाने के लिए बताया गया है, अदरवाइज वहां पर आप कैलकुलेटर की अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन लिखकर करके दे दे मुझे, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। क्या कैलकुलेटर की अप्रोच इस्तेमाल कर लो, बाकी अप्रोच इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्या आप रैंक बनाओगे? रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर दोगे।
हाँ, टाइड फैक्टर टी मुझे अलग से फाइंड करके दे देना। सपोज दैट मेरे पास एक्स है और ये तब होना है जब वैल्यूज रिपीट होनी है। एक्स है मेरे पास 50, 70, 30, 50, 80, 30, 50 और 20। y मेरे पास है 10, 20, 70, 100, फिर 70, फिर 60, फिर 40, फिर 30 कर ले। जल्दी से सबसे पहले तो इसके रैंक बनाए, स्पीड लगाए जरा। सबसे पहले इसके रैंक बनाए। रैंक बनाकर फार्मूले में पुट भी करना है, आंसर फाइंड करें। क्या आपका रैंक कोरिलेशन का आंसर कितना आ रहा है? जिसका भी आंसर आएगा वो एक दफा बताएगा जरूर। शानिम का आंसर आ गया है। रिमजा ने भी आंसर दे दिया है। अब जरा गौर फरमाए, सबसे पहले आप रैंक देख लें क्योंकि इसमें रैंक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। सबसे पहले यहां पर 80 आ रहा है, उसका रैंक आ गया 1। फिर उसके बाद 70 आ रहा है, उसका रैंक आ गया 2। फिर उसके बाद 50 आ रहा है 3 दफा। मतलब 50 का अगर मैं रैंक की बात करूंगा 3, 4 और 5, ये तीनों रैंक 50 के हैं क्योंकि उस 2 दफा यानी 70 का रैंक 2 था, फिर आगे एक 50 का रैंक 3, फिर नेक्स्ट 50 आ गया 4, फिर नेक्स्ट 50 आ गया 5। हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रैंक बनेगा वो 4 होगा
तो हर 50 के सामने हमने 4 लिख देना है। हर 50 के सामने हमने 4 लिख देना है। उसके बाद 50 के बाद जो रैंक बनेगा वो बनेगा 6, क्योंकि 5 तक रैंक हो चुके हैं। अगला रैंक 6 आएगा और अगली वैल्यू 30 आ रही है और 30 भी वैल्यू 2 दफा आ रही है। 30 भी वैल्यू 2 दफा आ रही है, तो अगला एक रैंक 6 बन रहा है और एक रैंक 7 बन रहा है। एक रैंक 6 बन रहा है और फिर 30 आ गया तो रैंक 7। 5 से ऑनवर्ड ही स्टार्ट होना है, ये बात याद रखनी है। बाकी तो वही पुरानी बातें हैं। 6.5, तो इस 30 का रैंक भी 6.5। और अब अगला रैंक कौन सा इस्तेमाल होगा? 8। अपना एक्स का रैंक जरा चेक कीजिएगा, किसी का गलत तो नहीं है या कोई बात सीखने वाली रहती तो नहीं है? सबका ठीक है रैंक? चलें, अगर सबका रैंक ठीक है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी का ठीक नहीं तो समझ लग गया तो ओके, नहीं समझ लगी तो पूछ लें। फिर y के रैंक पे आ जाओ जनाब। 100 पहली वैल्यू थी 1, फिर 70 था 2 दफा, 70 था 2 दफा। उन दोनों वैल्यूज को 2 और 3 रैंक देके ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 2.5 2.5। नेक्स्ट रैंक 4 आएगा, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8। अपने अपने रैंक काइंडली चेक कर लीजिए। क्लियर है जनाब? चलें, फिर जो आपने आंसर फाइंड किया रैंक्स को कोरिलेशन के फार्मूले में पुट करके, वो भी आंसर ठीक है। और अगर इसमें टाइड फैक्टर फाइंड करना हो जो समीशन डी में ऐड करते हैं, समीशन डी स्क्वायर में 3 रैंक आ रहे हैं, सबको फार्मूला यही है 1/12 टी क्यूब माइनस टी। फार्मूला यही है। एक्स के अंदर 4 3 दफा रिपीट हो रहा है, 4 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो 1/12 इंटू 3 क्यूब माइनस 3। 4 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 3 दफा। फिर नेक्स्ट देखें 6.5 2 दफा रिपीट हो रहा है, प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2। फिर आगे देखें जरा, y के अंदर 2.5 2 दफा रिपीट हो रहा है, प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2। जब कभी आपको टाइड फैक्टर फाइंड करना पड़ जाए या किसी को समझाना पड़ जाता है तो ये आपके पास अप्रोच इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया जनाब? तो ये आ रहा है 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 3। और अगर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते तो हमारे पास आना था 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर माइनस प्लस 3 टी की जगह ओवर 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला इस्तेमाल होना था, डी स्क्वायर में 3 ऐड करके फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है मेरे भाई? तो आपका रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसकी आप असाइनमेंट की भी कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपके नेक्स्ट वीक में टेस्ट आ रहे हैं तो वो आप टेस्ट की तैयारी रखें। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।